बोला पुस्तक 9वीं लेक्चर नंबर 4। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणम्। अणुभाग भागमेतो विजत्तदोषस्य संभवो नक्ति, तं प्रणमीय जिननाहं संकममणुभाग गोयरमोक्षम्। श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका, जो कषाय पाउर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा इतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें संक्रम की बात देखते हुए अनुभाग संक्रम में पृष्ठ संख्या 20 पर आ गए हैं। मूल प्रकृति के अनुभाग संक्रम की बात चल रही थी अपनी। अनुभाग संक्रम का अर्थ क्या है? ये अनुभाग की जो रचना होती है, स्पर्धकों की रचना होती है। हमने स्थिति में तो निषेकों की रचना देखी थी, वो तो काल बताते हैं, और अनुभाग में तो स्पर्धक होते जो अनंत होते हैं। जब स्पर्धकों की बात देखते हैं तो उसमें संक्रमण जो है नीचे के स्पर्धक से लगाना, उसमें संक्रमण होगा। अपकर्षण उत्कर्षण जो कुछ है ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर भी उत्कर्षण होते समय नीचे के कितने ही का नहीं होगा, अपकर्षण होते समय उत्कर्षण है अपकर्षण में, और उत्कर्षण में ऊपर के कितने ही कहीं नहीं होगा। क्यों? वहाँ जगन्य अतिस्थापना और निक्षेप की जरूरत है। इसलिए स्थिति में क्या देखा था? उदयावली को छोड़कर ऊपर संक्रमण होता था। ऐसा यहाँ नहीं है, ये बात ख्याल में लेना। मात्र वहाँ निक्षेप और अतिस्थापना होनी चाहिए, इतनी कंडीशन है। इसमें हमने बहुत सारे अनुयोग द्वार देखते हुए भी नाना जीवों की अपेक्षा काल का भंग देख रहे थे। पृष्ठ संख्या 20 पर आ गए हैं। वहाँ कहते हैं काल का भंग, ये मेरे ख्याल से वृद्धि की बात चल रही थी ना। हाँ, पण किसका काल? वृद्धि का काल। वृद्धि यानी विशिष्ट वृद्धि। कितनी वृद्धि हो सकती है? वृद्धियां 6 वृद्धि, 6 हानि, अवस्थित और अवक्तव्य, ऐसे भंग है। तो उसमें से काल का भंग जब कहते हैं तो विशिष्ट वृद्धि लगातार कितने काल तक होगी? तो वहां फिर कहते हैं अनुभाग विभक्ति के समान है। जरा अनुभाग विभक्ति के समान देख लेते हैं। वृद्धि का काल, वृद्धि विभक्ति का काल हम देखेंगे। तो वहां पूछा था कि ओग से एक जीव के मोहनी की 5 वृद्धियों का कितना काल है? तो जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग, लगातार की बात है। अनंत गुणवृद्धि और अनंत गुणहानि का कितना काल है? तो जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त है। 5 हानियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय बताया। अवस्थित तो एक समय होता ही है, और अवस्थित का उत्कृष्ट काल पल्य के असंख्यात विभाग अधिक 163 सागर, जो हमने देखा था सम्यक की 7 और भोगभूमि में और उपरिम ग्रेवेक में, उपरिम में नहीं ग्रेवेकों में देखा था। उपरिम में 31 सागर होते हैं, उसकी अपेक्षा बताया था। देखो, ओग से उसका अर्थ देखेंगे, इसके विशेषार्थ से अर्थ देखेंगे राइट साइड पर 115 पृष्ठ पर। ओग 114 पुस्तक नंबर 34, पांचवी मैंने चौथी गलत बताया। पुस्तक 4 पृष्ठ 114 और 115। अभी 115 पर मैं विशेषार्थ देख रही हूँ।
ओघ से एक जीव के 5 वृद्धियां कम से कम एक समय तक होती है और अधिक से अधिक आवली के असंख्यातवें भाग काल तक होती है। यानी लगातार वृद्धि होती जाए तो की बात। हाँ, नाना जीवों की अपेक्षा, नाना ही जीवों की अपेक्षा है। एक जीव के एक समय में बढ़ गया कि फिर किसी दूसरे समय जीव ने किया, तीसरे से जीव ने किया, इस तरह से नाना जीवों की अपेक्षा। तथा अनंत गुणवृद्धि और अनंत गुणहानि कम से कम एक समय तक और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त तक होती है। देखो, इसके बारे में जो हमने कल स्वामित्व देखा था, फिर भी हम देखते हैं विशेषार्थ में 114 पर स्वामित्व का विशेषार्थ के मौनी के अनुभाग सत्कर्म में 6 वृद्धि और 5 हानियां मिथ्या दृष्टि जीव के होती है, किंतु अनंत गुणहानि और अवस्थान समय दृष्टि के भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं। तो अनंत गुणहानि जब कहेंगे तो जब कांडक घात आदि होता है तब वो अनंत गुणहानि हो सकती है, इसलिए वहां पर कहा। और जो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त जो बताया ना, तो उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त नाना जीवन की अपेक्षा बता रहे यहाँ पर अनंत गुणहानि का। उसमें मिथ्या दृष्टि भी लिए है, इसलिए उसकी बात बन सकती है। और अनुदिशादि में जो अनंत गुणहानि बताई है वो तो कांडक के समय होगी। यहाँ पे ये अनंत जीव करते हैं तो 5 हानि या वृद्धि में निरंतर नहीं होता, आवली का संख्या पे भाग प्रमाण काल तक ही होता है। हाँ, लगातार अगर होते तो की बात है। लगातार कोई विशिष्ट वृद्धि या हानि होती रहे तो की बात है। क्योंकि देखो, आपका जो प्रश्न है ना, केवल 6 वृद्धियां 6 हानि होते इतना ही बता दिया उन्होंने, और मिथ्या दृष्टि के होती इतनी बात बताई है। क्योंकि वृद्धि यानी विशिष्ट वृद्धि की बात चल रही है, एक पर्टिकुलर वृद्धि में इतना, पर्टिकुलर वृद्धि में। बाकी पहले जो आई थी बात पद निक्षेप में, तो उत्कृष्ट वृद्धि और उत्कृष्ट हानि किसकी होती है उसकी बात बताई थी उन्होंने। तो जब उत्कृष्ट हानि की बात देखी तो हमने तो बड़ा अनुभाग कांडक देखा था उसमें। अभी जो हम देख रहे हैं विशिष्ट वृद्धि का लगातार काल, हमें तो केवल ख्याल ही रखना है ना, अनुभाग में कुछ अपनी बुद्धि नहीं चलाना है। क्या करना है, 5 वृद्धियां अनेक जीवों की अपेक्षा कम से कम हो तो एक जीव यानी एक समय के लिए, और लगातार चले तो आवली का संख्या कम। अनंत गुणहानि और अनंत गुण वृद्धि एक समय और अधिक से अधिक अंतर्मूर्त, ये 2 बातें उन्होंने बताई। देखो, ये अंतर्मूर्त तक कैसे घटित होता है। एक जीव की अपेक्षा भी अंतर्मूर्त देखा था हमने, अनंत गुणहानि। हाँ, चारित्र मोहनी की क्षपणा में प्रति समय अनंत गुणहानि होती है। कांडक में तो कांडक के अंतिम समय अनंत गुणहानि होती है, एक समय के लिए, परंतु यहाँ तो प्रति समय चारित्र मोहनी की क्षपणा में अंतर्मूर्त तक लगातार अनंत गुणहानि अनंत गुणहानि अनंत गुणहानि होती है। एक जीव की अपेक्षा भी कहेंगे तो संख्यात जीवों की अपेक्षा एक के बाद संख्यात अंतर्मूर्त यानी अंतर्मूर्त ही कह देंगे। यानी वो ओघ में घटित होगा और मनुष्य में घटित होगा, अन्यत्र नहीं घटित होगा। इसलिए अनंत गुणहानि का काल अंतर्मूर्त उल्टा बताया ना, वो तो कभी कभी होती, फिर भी होती है तो लगातार अंतर्मूर्त तक होती रहती है, भला एक जीव भी क्यों न हो। और एक के बाद एक संख्यात आएंगे तो भी अंतर्मूर्त ही कहेंगे उसको भी। तो ये अंतर्मूर्त अपूर्वकरण से चतुर्मुख सत्पुरा ही लगा। यहाँ जो ले रहे हैं, हाँ,
ये लगातार होती है। हाँ, ये अपूर्व कारण गुणस्थान से अभी तो मौनी इन जनरल बात चली ना, अच्छा। तो 10वें गुणस्थान, हाँ 10वें गुणस्थान के अंत में देखना, जहाँ अनुसमयापवर्तन कहते हैं। अनुसमय ने प्रति समय अपवर्तन, अनुभाग का अपवर्तन होता है। कांडक में तो एक एक फाली जाएगी, फिर भी अनुभाग समय उतना का उतना बना रहा, स्पर्धक तो नष्ट नहीं हुआ। और अंतिम फाली के समय वो पूरे स्पर्धक, अनेक स्पर्धक नष्ट हुए, तब उसका इतना घात हो गया। परंतु चारित्र मोह की क्षपणा में प्रति समय अनंत गुना घात होता है, इसलिए वहां अंतर्मूर्त लगातार होता है। एक जीव की अपेक्षा भी अंतर्मूर्त कहेंगे तो नाना जीवों की भी अपेक्षा अंतर्मूर्त ही होगा, क्योंकि जीव ऐसे करने वाले संख्याक है। अब हम आते हैं अपने मूल पुस्तक। देखो अपने पुस्तक 9वीं में 20 पेज पर आते हैं। काल का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। यहाँ वृद्धि विभक्ति का प्रकरण चल रहा है। 6 वृद्धि 6 हानि अवस्थान और अवक्तव्य की बात चल रही है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य का भंग भुजगार के समान है। कितने हो गए हमने तो पढ़ा नहीं ना अभी। संख्या एक समय मिनिमम एक समय है एक हाँ, जीव के लिए, और ऐसे कितने नाना जीव जीव के करेंगे संख्यात। तो संख्यात करेंगे, तो संख्यात समय होगा। ख्याल में आई बात। अवक्तव्य कब होगा? शुरू कौन सा 11वां, कौन सा जीव लेना उपशम श्रेणी में? शायिक समय दृष्टि जीव 11वें गुणस्थान से उतरते समय वहां असंक्रामक था, फिर संक्रामक हो गया है, तो उसको कहेंगे अवक्तव्य। अब आगे पढ़ेंगे, ये 60 नंबर का पॉइंट। अंतर नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर और भाव का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। अच्छा, अभी हमने जो काल देखा वो एक जीव की अपेक्षा बता रहे थे। वृद्धि में एक जीव की अपेक्षा ये काल बताया उन्होंने, काल और अंतर। और फिर नाना जीवों की अपेक्षा काल, अंतर और फिर दोबारा बताएंगे अनुभाग विभक्ति के समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य का भंग भुजगार के समान है, जो अभी हमने देखा था। अल्प बहुत्व अनुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोहनी के अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है। उनसे अनंत भाग हानि के संक्रामक जीव अनंत गुणे हैं। और शेष पदों का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। ये सब अनुभाग विभक्ति के समान ही बता रहे। देखो हम यहाँ देखते हैं, देखो अभी हमने जो काल देखा था ना, वो नाना जीवों की अपेक्षा नहीं था, एक जीव की अपेक्षा था। क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा काल 122 पृष्ठ पर है आपकी 5वीं पुस्तक में। और सब पद विभक्ति वालों का सब काल कहाँ है? निरंतर का है। वो एक जीव की अपेक्षा बात थी। एक जीव की अपेक्षा वो आवली का संख्या तो अभाव और अंतर्मूर्त बताया था। और अभी नाना जीवों की अपेक्षा अगर काल देखना है तो सभी का सब काल है। केवल वो वहां तो विभक्ति वाली बात थी, अवक्तव्य वाला पद बताया नहीं था, और यहाँ तो बता रहे हैं, यहाँ संख्या समय हो जाएगी। ये एक जीव की अपेक्षा आवली की असंख्यात पे भाग काल तक वृद्धि होती रहती है, तो एक एक समय वृद्धि होती गई। हाँ, एक एक समय में विशिष्ट वृद्धि की बात चल रही है। 5 वृद्धि के लिए बताया उन्होंने,
पांचों वृद्धियों का काल कितना है? ये 114 पुष्प है। हाँ, 114 पृष्ठ पर बताया था जगन्य ना। काल एक समय है, वो तो उत्कृष्ट बराबर काल है। अनंत अवली का असंख्यात विभाग है, यानी अनुभाग में लगातार वृद्धि की बात चल रही है। वहां पर विशिष्ट वृद्धि की बात चल रही है। कि अवली के असंख्यात विभाग काल एक जीव की अपेक्षा भुजगार का काल कितना देखा था हमने? अंतर्मूर्त देखा था, आपको याद होगा। हाँ, परंतु वहाँ अलग अलग वृद्धियां हो सकती है। हाँ। यहाँ विशिष्ट वृद्धि की बात चल रही है। जो हमने जो आगे जो एकांत अनुवृद्धि के स्थान देखे थे, वहाँ पे भी ये जो पर्याप्ति के पहले जो एकांत अनुवृत्ति के स्थान होते हैं, किसके देखे? योग, अच्छा योग में देखे। योग के है वो। एकांत अनुवृत्ति के जो स्थान है वो योग में होते हैं। और यहाँ हम कौन सी बात चल रही है? अपनी अनुभाग की बात चल रही है। अनुभाग के लिए वो पर्याप्ति के काल में वृद्धि होती है, उसकी बात जरूरत नहीं है। योग का इसका अलग अलग वेरिएशन है, उसकी बातें अलग है। योग में तो 3 भेद किए थे हमने, एक उपपाद वाला पहले समय में, फिर एकांत अनुवृत्ति वाला और फिर परिणाम वाला। उसकी बात अलग है। यहाँ किसकी बात चल रही है? अनुभाग की, और वो भी अनुभाग संक्रम की। उसके लिए रेफरेंस दे रहे हैं अनुभाग विभक्ति का। विभक्ति का अर्थ होता है सत्ता में कितना अनुभाग पड़ा है उसकी बात, और उसमें कितनी वृद्धि होती है। अब 6 प्रकार की वृद्धि होती है, उसमें कोई एक वृद्धि ले लेंगे, वो कितने टाइम तक लगातार होगी उसकी बात है। तो एक जीव के लिए अवली का असंख्यात विभाग कहा, और वो से सब काल कह दिया है। अब हम क्या देख रहे थे? ये हाँ, अंतर नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय वगैरह जो बातें हमने देखी थी। अल्प बहुत्व देखना था हमको। देखो, अल्प बहुत्व में यहाँ से स्थिति विभक्ति का पढ़ रही थी। तो सबसे वहां अभी हमारे यहाँ तो अवक्तव्य वाले पहले नंबर पर लेना, और फिर बाद में अनंत भाग हानि वाले अनंत गुणे कहना। विभक्ति के बारे में अनंत भाग हानि वाले सबसे थोड़े है कहा है, अनंत फिर भी सबसे थोड़े है। और अपने संक्रामक में पहले में क्यों कौन सा लिया? अवक्तव्य जो स्थिति में नहीं है, स्थिति विभक्ति सॉरी अनुभाग विभक्ति में नहीं है, परंतु यहाँ पाया जाता है। संक्रामक में है, अनुभाग संक्रामक में अवक्तव्य पद है, तो वे सबसे कम है। दूसरे पॉइंट पर अनंत भाग हानि वाले लेना, अनंत है। जो अनंत है तो अनंत गुणे है कहेंगे। आगे की बात वो स्थिति अनुभाग विभक्ति के समान बता रहे हैं, तो वहां पर लेना। उसके बाद असंख्यात भाग हानि विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणे हैं। पहला अनंत भाग लिया, उसके आगे असंख्यात भाग, उसके बाद संख्यात भाग हानि वाले, वो संख्यात गुणे लिखा। फिर संख्यात गुणहानि वाले संख्यात गुणे, उससे असंख्यात गुणहानि वाले जीव असंख्यात गुणे। फिर अनंत भाग वृद्धि वाले जीव असंख्यात गुणे, असंख्यात भाग वृद्धि विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणे। ये 2 बार कैसे हुआ? अनंत भाग वृद्धि, पहले अनंत भाग वृद्धि लिया, फिर असंख्यात भाग वृद्धि हुआ, फिर संख्यात भाग वृद्धि लिए, और हमने एक ऐड किया था उसमें संख्यात गुण वृद्धि वाले संख्यात गुणे हैं, और असंख्यात गुण वृद्धि वाले असंख्यात गुणे हैं, और अनंत गुणहानि विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणे हैं। अनंत गुण वृद्धि वाले जीव असंख्यात गुणे। अनंत गुण वृद्धि वाले कितने ज्यादा है? 10वें पॉइंट पर आ गए। और अवस्थित विभक्ति वाले जीव संख्यात गुणे हैं। ये अल्प बहुत। इसमें 11.2 है, 13 है। देखो अपने यहाँ, मैंने तो वहाँ तो विभक्ति वाले नंबर में पढ़ रही थी, इसमें एक एक एक्स्ट्रा कर देना है। इसमें अवक्तव्य वाला हो जाता है ना, यहाँ पे 14 हो जाएगी। हाँ, वहाँ 13 हुए थे और यहाँ 14 हो जाएगी। शेष पदों का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। अभी 20 पुष्प पर आना अपने। मनुष्यों में अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक है, क्योंकि वो मनुष्यों में ही हो गया, अन्यत्र नहीं हो गया।
उनसे अनंत भाग हानि के संक्रामक जीव असंख्यात गुणे हैं। वहां अपने ओघ में अनंत गुणे कहा था, आगे ओघ के समान भंग है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नियम में भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, असंख्यात गुणे के स्थान में संख्यात गुणा करना चाहिए, क्योंकि पर्याप्त मनुष्य व मनुष्य नियो तो संख्यात होते हैं। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। स्थानों का अनुभाग विभक्ति के भंग के अनुसार प्ररूपणा करना चाहिए। स्थानों की चाहिए ना, स्थानों का कथन होगा, स्थानों की प्ररूपणा होगी। प्ररूपण करना चाहिए। स्थानों का प्ररूपण करना चाहिए, चलेगा। क्या करना? ये करना। परुवणा का होगा, ऊपर परुवणा लिखा है। इस प्रकार मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम समाप्त हुआ। ये तो अभी एक एक प्रकृति पर घटित करेंगे तो और ज्यादा अच्छी तरह से ख्याल में आ जाएगी बात। तदो उत्तर पैड़ी अनुभाग संकमम 24 अनुयोग द्वारे ही वत्त हिस्सामो। अब 24 अनुयोग द्वारों का आश्रय लेकर उत्तर प्रकृति अनुभाग संक्रम का कथन करेंगे। तदो अर्थात मूल प्रकृति अनुभाग संक्रम का कथन करने के बाद पूर्व में कहे गए अर्थपद के आश्रय से उत्तर प्रकृति विषयक अनुभाग संक्रम को कहेंगे। इस प्रकार सूत्रकार की यह प्रतिज्ञा है। वहां अनुयोग द्वारों की इयत्ता का निश्चय करने के लिए 24 अनुयोग द्वारेहिम यह वचन कहा है। अनुयोग द्वारों की संख्या बताना है। इयत्ता हम कहते हैं ना, कौन सी इयत्ता? अब इयत्ता शब्द मालूम है, मराठी में आता है स्टैंडर्ड। यानी इसमें स्टैंडर्ड है ना, वो स्टैंडर्ड वाला नहीं, स्कूल में जो स्टैंडर्ड थे, स्टैंडर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको इयत्ता कहते हैं। हाँ कई धोरणમાં તમે हाँ इयत्ता। आणि यहाँ अपनी संख्या शब्द ले लो नहीं, उसकी संख्या, अनुयोग द्वारों की संख्या। निश्चय करने के लिए 24 अनुयोग द्वार यह वचन कहा है। वे 24 अनुयोग द्वार कौन है, ऐसा प्रश्न होने पर उनका नाम निर्देश करते हैं। यथा संज्ञा, अभी मूल प्रकृति में भी हमने यही 24 अनुयोग द्वार देखे थे। सर्व संक्रम, नो सर्व संक्रम, उत्कृष्ट संक्रम, अनुत्कृष्ट संक्रम, जघन्य संक्रम, अजघन्य संक्रम, सादी संक्रम, अनादि संक्रम, ध्रुव संक्रम, अध्रुव संक्रम, वो रह गया। अध्रुव, हाँ। एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल, अंतर, सन्निकर्ष। अभी देखो यहाँ सन्निकर्ष आया, मूल में सन्निकर्ष नहीं लिया था। नाना जीवों की अपेक्षा भंग, विचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभूत्व, किंतु इनका एक साथ कथन करना असंभव है। इसलिए क्रम का अवलंबन लेकर संज्ञा अनुयोग द्वार को ही सर्वप्रथम कहने की इच्छा से आगे का सूत्र कहते हैं। तत्पूर्वम गमनिज्जा घादी सन्नाच ठाण सन्नाच। गमनिज्जो है कि गमनिज्जा लिखा है, क्या लिखा है? गमनिज्जा। उनमें सर्वप्रथम घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा जानने योग्य है। तथ्य अर्थात उन 24 अनुयोग द्वारों में पूर्वम अर्थात सर्वप्रथम घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा गमनिज्जा अर्थात जानने योग्य है। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा संज्ञा दो प्रकार की कही गई है। उनमें से मिथ्यात्वादि कर्मों के उत्कृष्ट आदि अनुभाग संक्रम रूप स्पर्धकों में से कौन स्पर्धक देशघाती है और कौन स्पर्धक सर्वघाती है, इस प्रकार की परीक्षा करना घाती संज्ञा कहलाती है। यानी वहां अपना विषय क्या है? अनुभाग संक्रम रूप है। तो जो स्पर्धकों अनुभाग रूप से संक्रमित हो रहे हैं, उनमें से कौन से स्पर्धक देशघाती और कौन से सर्वघाती है,
इसका निर्णय करना उसको कहेंगे घाती संज्ञा। तथा उन्हीं अनुभाग संक्रम रूप स्पर्धकों के, जिनका संक्रमण होना है उनमें ही एक स्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक भाव की गवेषणा करना। गवेषणा करने ने खोजना स्थान संज्ञा कहलाती है। यानी वो जो यहाँ अनुभाग बताया है, क्या एक स्थानिक है कि दो स्थानिक है। जैसे यहाँ ये घाती कर्म है तो उसमें कौन कौन से अनुभाग संज्ञा होगी, कौन से स्थान होंगे। हम अकेले मिथ्यात्व की बात नहीं करने, मोहनीय में दारू, हाँ, लता, दारू, अस्थि और शैल। हाँ, लता, दारू, अस्थि। घाती, सर्वघाती में तो मैं तो मोहनी की बात पूछ रही हूँ। 4 स्थान कौन कौन से है? लता, दारू, अस्थि और शैल। जब चतुस्थानिक कहेंगे तो उसमें चारों ही आ गए। फिर भी अकेला शैल होगा तो भी उसको चतुस्थानिक कहेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम है उसमें सभी आ गए हैं। तो इसको कहेंगे स्थान संज्ञा। अब इन दोनों संज्ञाओं का निर्देश करते हुए आगे का सूत्र कलाप कहते हैं। सम्मत चतुसंजलन पुरिस वेदाणम मोट्टून शेषाणम कम्माणम अनुभाग संकमो नियमा सवघादि वेट्ठाणियो वा तिट्ठाणियो वा चौट्ठाणियो वा। सम्यक्त्व वो सम्मक्त हुआ, सम्यक्त्व 4 संज्वलन, वो ज और वो करना, ल और वो हुए ना। और पुरुष वेद को छोड़कर शेष कर्मों का अनुभाग संक्रम नियम से सर्वघाती तथा द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक होता है। द्विस्थानिक यानी उसमें लता भी है ऐसा मत समझना। दारू वाला है उसी को द्विस्थानिक कहेंगे, नहीं तो मिथ्यात्व में भी लता रूप है ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा तो है ही नहीं है। मिथ्यात्व में कौन कौन से दारू वाले हैं, अस्थि वाले हैं, शैल वाले हैं। तो द्विस्थानिक जो दारू वाले हैं वो भी सर्वघाती ही है, तो उसको हम द्विस्थानिक कहेंगे। यहाँ संक्रम की बात चले ना, सम्यक्त्व का 4 संज्वलनों के और पुरुष वेद को छोड़कर शेष कर्मों का, यानी 8-9 कषायों का अनुभाग संक्रम नियम से सर्वघाती शेष कर्मों का। अच्छा, 8-9 कषाय में 8 लेना और 4 संज्वलन को छोड़कर इन्हें 12 कषाय लेना। सम्यक्त्व को छोड़कर इन्हें सम्यक सम्यक मिथ्यात्व लेना। मैं पुरुष वेद की अपेक्षा बात कर रही थी। 9 कषाय में से 8 है। हाँ, वो कैसे नियम से सर्वघाती है तथा द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक होते हैं। उसमें ये 3 डिफरेंसेस है। सम्यक्त्व वो क को ल आया है, क और त करना। सम्यक्त्व संज्वलन 4 और पुरुष वेद के अनुभाग संक्रम को छोड़कर मिथ्यात्व, मिथ्या हुआ है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व। यहाँ भी 12 कषाय और 8-9 कषाय, इन शेष कर्मों का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट कौमा लेना, जघन्य और अजघन्य अनुभाग संक्रम सर्वघाती ही होता है। क्योंकि इनके अनुभाग संक्रम की सर्वदा देशघाती रूप से प्रवृत्ति होना असंभव है। यानी हमेशा वो देशघाती रूप हो जाए ये बात नहीं बन सकती। परंतु वह अनुभाग संक्रम द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक या चतुस्थानिक होता है, एक स्थानिक नहीं होता। क्योंकि एक स्थानिक अनुभाग संक्रम का सर्वघाती होने का निषेध है। एक स्थानिक जो लता रूप है वो तो देशघाती ही है, इसलिए कहते एक स्थानिक अनुभाग संक्रम का सर्वघाती होने का निषेध है।
उसमें भी उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम चतुस्थानिक ही होता है। उत्कृष्ट तो शैल वाले का जो उत्कृष्ट है उसमें से टॉप मोस्ट उसको कहेंगे, क्योंकि उसमें अन्य प्रकार नहीं उपलब्ध होता है। परंतु अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम चतुस्थानिक, त्रिस्थानिक या द्विस्थानिक होता है, क्योंकि इसमें ये दोनों प्रकार संभव है। जघन्य अनुभाग संक्रम द्विस्थानिक ही होता है, क्योंकि इसमें अन्य प्रकार संभव नहीं है। किसकी बात चल रही है? अभी जो प्रकृतियां देख रहे हैं उसमें मिथ्यात्व है, 12 कषाय, उनमें जघन्य में जघन्य कितना होगा? तो द्विस्थानिक होगा, वो दारू वाला होगा, क्योंकि इसमें अन्य प्रकार संभव नहीं। तथा अजघन्य अनुभाग संक्रम द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक या चतुस्थानिक होता है, क्योंकि इसमें उक्त तीनों प्रकार का अनुभाग संक्रम संभव है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, अभी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात करते हैं। एट ए टाइम उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट करना, उसमें जघन्य अजघन्य को मत सोचना। तो सर्वोत्कृष्ट अनुभाग संक्रम यानी वो शैल वाला होता है, उसको चतुस्थानिक कहते हैं। चतुस्थानिक का अर्थ ऐसा नहीं उसमें लता भी है। चतुस्थानिक यानी वो टॉपमोस्ट वाले जो शैल वाले, उसको चतुस्थानिक कहेंगे। तो ये उत्कृष्ट हुआ, चतुस्थानिक ही होता है। और अनुत्कृष्ट क्या क्या होगा? एक स्थानिक, दो स्थानिक, हाँ? चतुस्थानिक भी हो सकता है, त्रिस्थानिक भी और द्विस्थानिक। द्विस्थानिक तक रुकना, क्योंकि यह सर्वघाती प्रकृतियों की बात चल रही है। अब जघन्य अनुभाग संक्रम क्या होगा उसके बारे में, मिथ्यात्वादी जो प्रकृति हम देख रहे हैं उसमें क्या होगा? द्विस्थानिक ही होगा, क्योंकि उसमें जघन्य में जघन्य भी दारू वाला ही है, द्विस्थानिक, तो ये द्विस्थानिक होगा। और अजघन्य क्या होगा? द्विस्थानिक भी होगा, त्रिस्थानिक भी होगा, चतुस्थानिक भी होगा। इस प्रकार इस हाँ चतुस्थानिक यानी वो शैल वाले, उसमें लता वाले है ऐसा नहीं कहेंगे। उसमें जो टॉपमोस्ट है ना, तो उसको चतुस्थानिक कह दिया। जो शैल वाले उन सबको चतुस्थानिक कहेंगे। यहाँ पर अनुभाग के बारे में पर ये वहाँ जो पे बात, द्विस्थानिक और त्रिस्थानिक गर्भित है ही ना उसमें, इसीलिए उसको चतुस्थानिक कह दिया ना। द्विस्थानिक वाला क्यों गर्भित है? ऐसा कुछ नहीं। उसमें होते ही नहीं ना मिथ्यात्व में। मिथ्यात्व में लता भाग वाले होते ही नहीं है। मिथ्यात्व है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है। उसमें तो दारू बहुभाग, अनंत बहुभाग, अस्थि और शैल इतने ही है। तो शैल वालों को चतुस्थानिक ही कहेंगे, अस्थि वालों को त्रिस्थानिक कहेंगे और दारू वाले को द्विस्थानिक कहेंगे। हमें ऐसा लगता है चतुस्थानी में चारों आने चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, ये एक वाले शैल वाले होंगे, त्रिस्थानिक में वो अस्थि वाले होंगे। हाँ, एक यानी वो नीचे से वो ऊपर तक है, इसलिए उसको त्रिस्थानिक कहें। हाँ, उसको त्रिस्थानिक ले लेना। यानी अस्थि में जो अनंत है सारे, उस सबको क्या कहेंगे? त्रिस्थानिक है। हाँ, स्थान की बात कर, अनुभाग विभक्ति में ये बात उन्होंने क्लियर की थी कि चतुस्थानिक में यहाँ वहां लता वाले है ऐसा मत समझना। देखो, इस प्रकार इस सामान्य वचन के अनुसार सर्वघाती रूप से निश्चित किए गए सम्यक मिथ्यात्व में भी, देखो सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती है कि नहीं है? तो कहेंगे उसमें भी त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक मानने का प्रसंग आ जाएगा। अति प्रसंग होने पर उसका निवारण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? पहले क्या कहता है? सम्यक तो को छोड़कर अन्य दो, तो सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व सर्वघाती है। अब इन्होंने एक रूल बता दिया, उसमें चतुस्थानिक होते, त्रिस्थानिक होते, द्विस्थानिक होते, तो यहाँ उसको भी मानना पड़ेगा चतुस्थानिक और त्रिस्थानिक। तो वो उसको रूल आउट करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं कि इतनी विशेषता कहकर सम्यक मिथ्यात्व का अलग से कथन करेंगे। सम्यक मिथ्यात्व में कौन से स्पर्धक होते हैं? दारू, हाँ, दारू वाले, मात्र दारू वाले, तो उसको क्या कहेंगे? द्विस्थानिक।
नवरी सम्मामिच्छतस्य वेट्ठानियो चेव। इतनी विशेषता है कि सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग संक्रम द्विस्थानिक ही होता है। सम्यक मिथ्यात्व के उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य अनुभाग संक्रम को द्विस्थानिक ही निश्चय करना चाहिए। यानी उसका उत्कृष्ट भी द्विस्थानिक है, अनुत्कृष्ट भी द्विस्थानिक है, जघन्य भी द्विस्थानिक है, अजघन्य भी द्विस्थानिक है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व में मात्र दारू भाग वाले ही स्पर्धक होते हैं। जो सर्वघाती की पूरी लिमिट है ना, उत्कृष्ट से जघन्य तक, मिथ्यात्व की छोड़ दो, अन्य भी सर्वघाती के, तो उसके जो मिनिमम पॉसिबल है वो अनंतवा भाग दारू का, सर्वघाती में से लोअर मोस्ट वो है सम्यक मिथ्यात्व का, और उसके ऊपर सारे मिथ्यात्व के। अन्य कर्मों में यानी अनंत अनुबंधी में कहां से उत्कृष्ट से लेकर सर्वघाती की जो लोअर लिमिट है वहां तक उसके हो गए, परंतु सम्यक मिथ्यात्व वो नीचे का एक पोर्शन जो है अनंतवा भाग वो सम्यक मिथ्यात्व रूप से, और नीचे के जो है वो सम्यक प्रकृति रूप से, वो भी अनंत बहुभाग है दारू का, और फिर लता वाले अनंतवा भाग होगा ना, सम्यक प्रकृति दारू का अनंतवा भाग और सम्यक प्रकृति का और लता भाग वाला पूरा। तो सम्यक प्रकृति का जो दारू का अनंतवा भाग है उसके ऊपर दारू वाले जो दारू का अनंतवा भाग ही लेना वहां पर भी, क्योंकि बहुभाग तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। समझ में आती कि नहीं बात ये? हाँ? देखो ये नीचे से जो हमने देखे हैं ये लता वाले हैं और ये दारू वाले हैं। अब अन्य प्रकृतियों की बात पहले देखेंगे, अस्थि और क्षय। तो ये तो चार नाम सभी घातियों के लिए है। अभी अनंतानुबंधी की बात करेंगे, तो अनंतानुबंधी का ये टॉप मोस्ट उत्कृष्ट है, शैल का उत्कृष्ट कहाँ तक है? ये दारू का जो है ना, इसमें अनंतवा भाग छोड़ना, ये उसका जघन्य। अब मिथ्यात्व के बारे में, मिथ्यात्व का जघन्य इस लाइन के ऊपर चला जाएगा, यहाँ तक है। जहाँ अन्य का जघन्य है वो तो सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य आएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जो सर्वघाती की एरिया रेंज है उसमें दर्शन होने में कैसा लेना, ये नीचे का जो सर्वघाती एरिया है अनंतवा भाग, ये तो सर्वघाती ही है पर सम्यक मिथ्यात्व के है, और उसके ऊपर ये मिथ्यात्व के जघन्य से लेकर मिथ्यात्व का उत्कृष्ट है, और उसके नीचे इसके नीचे भी ये तो वो भी दारू का अनंतवा भाग है, परंतु वो देशघाती है, वो सम्यक प्रकृति रूप से। नीचे भी लता भी है, लता है ना, ये लता है, और ये दारू का अनंतवा भाग है, ये वाला। अब अनंतानुबंधी की बात करें, ये अनंतानुबंधी कंपैरिजन के लिए कि जहाँ अन्य प्रकृतियों में देश सर्वघाती का लोअर एंड है वहां तक मिथ्यात्व का लोअर एंड नहीं आता, सम्यक मिथ्यात्व का आता है, क्योंकि बीच में सम्यक मिथ्यात्व भी है ना, इसी मिथ्यात्व में से अनुभाग घटकर वो तैयार हुई है। तो जहाँ अन्य ये सर्वघाती की ये इतनी रेंज है, उसमें लोअर मोस्ट जो रेंज है वो सम्यक मिथ्यात्व की है, वो तो देशघाती में आती है। यहाँ सर्वघाती में बात चल रही है। सर्वघाती में सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है वो सम्यक मिथ्यात्व का है, और उसके ऊपर मिथ्यात्व का है। अन्य प्रकृतियों में ऐसा कोई नहीं, अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट से जघन्य, प्रत्याघान का उत्कृष्ट से जघन्य, वो अलग अलग होगा। देखो यहाँ हमने क्या देखा अभी, नवरी सम्मामिच्छतस्य बेठानियो चेव। इतनी विशेषता है कि सम्यक मिथ्यात्व का अनुभाग संक्रम द्विस्थानिक ही होता है, तो उसका उत्कृष्ट भी उसी में है, जघन्य। देखो इसका उत्कृष्ट भी ये दारू वाला सर्वघाती है, उसका जघन्य भी सर्वघाती ही है, यानी द्विस्थानिक ही है, उसका अनुत्कृष्ट भी और अजघन्य भी द्विस्थानिक ही है। तो यहाँ का उसका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य सभी कैसे है? द्विस्थानिक है।
क्योंकि दारू समान अनुभाग संक्रम के अनंतवें भाग में ही सर्वघाती रूप से उसके अनुभाग का पर्यवसान देखा जाता है। अनुभाग का पर्यवसान यानी उसमें घटना बढ़ना भी उतनी रेंज में होगा, अधिक नहीं। इस प्रकार इन कर्मों की संज्ञा विशेष की परीक्षा करके, संज्ञा विशेष यानी उसमें कौन से लतावारे वगैरह उसको संज्ञा घाती है, अघाती है, देशघाती है, सर्वघाती है, उसका निर्णय करके अब पुरुष वेद और 4 संज्वलनों के अनुभाग संक्रम की संज्ञा विशेष का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। अखवग अणुवसामगस्य चतुसंजलन पुरुष वेदाणम अनुभाग संकमो मिच्छत्त बंगो। अक्षपक और अनुपशामक यानी जो अभी श्रेणी नहीं चढ़े ऐसे जीव, अक्षपक और अनुपशामक, उन जीव के 4 संज्वलन और पुरुषवेद के अनुभाग संक्रम का भंग मिथ्यात्व के समान है, क्योंकि सर्वघाती रूप से तथा द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक रूप से मिथ्यात्व की अपेक्षा उक्त कर्मों के अनुभाग संक्रम में भेद नहीं है। संज्वलन में भी सर्वघाती स्पर्धक भी है, देशघाती स्पर्धक भी है, तो उसकी अपेक्षा उसमें कोई भेद नहीं है। अब क्षपक और उपशामकों में उसका भेद संभव है, इस बात का कथन करने के लिए यह सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे जो द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक बताया, तो अनंत बहुभाग वाला है द्विस्थानिक, पीछे त्रिस्थानिक और चतुर्थानिक। वहाँ पे यहाँ पे देशघाती रूप से है ही नहीं। देशघाती में भी है ना, देशघाती रूप से भी वहाँ लता, देखो संज्वलन का देशघाती है कि नहीं है, पर यहाँ पे नहीं बताया ना, यहाँ पे द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुर्थानिक बताया कि वो सर्वघाती रूप से बताया। सर्वघाती अच्छा, रूप में वो द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक, चतुर्थानिक लिया है। मिथ्यात्व के समान जब बताना है तो उसमें सर्वघाती रूप की बात की, जब देशघाती का ग्रुप बनाएंगे तब उसकी बात करेंगे। पुरुष वेद के अनुभाग संक्रम का सबको तो वहां लिया, और वहां बंटवारे में तो केवल उसमें अनुभाग देशघाती की बात आई थी। यहाँ जो पुस्तक में जो है ना, हाँ। उसका प्रदेशों का बंटवारा, उसमें केवल देशघाती द्रव्य को लिया है। अभी जो बात आई थी कर्मकांड की पूर्वार्ध में गाथा सहित बताई थी मैंने, 2 जगह 2 अलग अलग बातें आती है। यानी एक जगह उसको देशघाती सर्वघाती बताया और एक मात्र देशघाती का ही उसमें बंटवारा बताया। अब यहाँ तो स्पष्ट रूप से बताया उन्होंने, दोनों ही होते हैं। आएगी बात अब। यानी सर्वघाती रूप से द्विस्थानिक है, त्रिस्थानिक है, चतुस्थानिक है, उसमें देशघाती। तो यहाँ पे ये से बता रहे हैं कि 7वें गुणस्थान तक इनका देशघाती स्पर्धक है ही नहीं। ऐसी बात कहाँ चल रही है? वो तो ये देश, यहाँ उदय की बात नहीं चल रही है। देखो उसमें नहीं है, कहाँ बताया, क्या बता रहे? संज्वलन में हाँ। जो सर्वघाती है वो मिथ्यात्व के समान है। देशघाती की बात कहाँ की अभी? यहाँ संक्रमण की बात है। उनको थोड़ा समय दे दो ना बताने के लिए, फिर कहेंगे देशघाती भी होता है। अभी तो सर्वघाती किसके समान है? तो मिथ्यात्व के समान है। मिथ्यात्व के समान यानी सर्वघाती में क्या क्या होता है? द्विस्थानिक भी होता है, त्रिस्थानिक भी होता है, चतुस्थानिक भी। मैंने भी आगे नहीं पढ़ा, आगे कहीं होगा। आगे देशघाती भी संक्रम की बात है ना, एक स्थानिक भी होता है। देखो आप उदय में और संक्रमण में घोटाला कर। हाँ। कैसा? हम क्षोभक्षम की परिभाषा क्या बोलते हैं? सर्वोपक्षम, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। उसका उदय नहीं हो रहा है, उदय देशघाती रूप से हो रहा है, बराबर। दूसरा पार्ट क्या है? भविष्यकालीन स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, यानी अभी सत्ता में सदवस्था रूप उपशम यानी सत्ता में सर्वघाती है। जब अनुभाग संक्रम कहेंगे तो जब हम स्थिति कहेंगे
तो जितनी मैक्सिमम पॉसिबल है उसको हम स्थिति कहते हैं। उदय रूप स्थिति तो एक समय की है, सत्ता में कितनी स्थिति करें उसको हम सत्ता की स्थिति कहते हैं। अब सत्ता का अनुभव क्या कहलाएगा? जितना मैक्सिमम है हाँ, वही वो सारा भविष्य में पड़ा है। सत्ता का अनुभव नष्ट नहीं हुआ है, उसमें कटौती हो सकती है कांडक घातों में। उदय देशघाती का है, परंतु सर्वथा देशघाती, सत्ता में भी देशघाती कब बनेंगे? वो क्षपणा में बनेंगे। इसलिए यहाँ कंडीशन क्या लिखी? अक्षपक और अनुपशामक। बात ख्याल में आई कुछ? देखो, जितना अनुभाग पड़े हैं सत्ता में, उदय रूप देशघाती रूप हो रहे, वो बात सही है। तो ऊपर के जो पड़े हैं सारे, उसमें से संक्रमण अपकर्षण आदि हो रहा है कि नहीं? वहां पर अपकर्षण हो रहा है उसका, परंतु वो तो सर्वघाती रूप से ही है। तो वहां क्या क्या हो सकते हैं? चतुस्थानिक भी हो सकते हैं, त्रिस्थानिक भी हो सकते हैं, द्विस्थानिक भी हो सकते हैं। कितना भी कम हुआ तो वो द्विस्थानिक वहां पड़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उसके बिना क्षोभक्षम कैसे कहेंगे हम? सर्वघाती सत्ता में है और उदय देशघाती का है। अब वो सत्ता वाले भी सदेशघाती कब हो गए? वो देशघातीकरण वगैरह जो आगे चलकर होते हैं प्रोसेसेस, श्रेणी में हो गए। सत्ता वाला मैक्सिमम पॉसिबल जो अनुभाग है उसको सत्ता का अनुभाग कहेंगे, उसको अनुभाग विभक्ति कहेंगे। और यहाँ उसका संक्रमण बता रहे हैं। जितने स्पर्धक है, अभी तो हम ये तो मिथ्यात्व की बात कर रहे थे, ये संज्वलन के जितने हैं इतने। अभी ये ऐसा नहीं लेना कि ये नीचे के उदय रूप और ऊपर के अंदर पड़े, ऐसा नहीं लेना। ये जो निषेक है, अब ये उदय रूप निषेक में सर्वघाती हो गए तो पूरा घात है। उसमें बहुत सारे हैं ना, अलग अलग टाइप, अनंत परमाणु है, उसका अनुभाग भी अलग अलग है। उदय किस रूप होना है, वो जीव के वहां परिणामों की भी बात होती है। तो यहाँ देशघाती रूप से उदय हो रहा है और सर्वघाती सब जगह पड़े हैं। तो ये यहाँ तक के पड़े हैं, वो भले यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, कहीं पर भी हो, तो ये सर्वघाती सत्ता में पड़ा है। इसका अर्थ नहीं कि ऊपर के निषेकों में होना चाहिए, नहीं, वो तो बराबर है, वो समझ गए। हाँ, सत्ता में सर्वघाती रूप के स्पर्धक पड़े हैं, भविष्य में है कहे ना, कहाँ है उसे हमें कुछ मतलब नहीं है। ये सत्ता में पड़े हैं ना, तो कहेंगे इसकी सत्ता इतनी अनुभाग वाली है। वो देशघाती का उदय उसको नहीं कहेंगे, वो एक स्थानिक है। अनुभाग विभक्ति में सत्ता में जो पड़ा है उसको कहेंगे। और इसमें से भी अपकर्षण आदि जो कुछ चल रहा है तो उसको कहेंगे उसका संक्रमण भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो 7वें गुणस्थान था, खाली सर्वघाती स्पर्धकों का संक्रमण बताया, देशघाती स्पर्धकों का संक्रमण नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि देशघाती रूप संक्रमण, देखो यहाँ पे त्रिस्थानिक सत्ता में कितना है? इतना है। चतुर्थानिक ये घटेगा, इतना होगा तो भी क्या होगा? सर्वघाती पड़ा है सत्ता में। और घटेगा तो भी क्या है? सर्वघाती पड़ा है सत्ता में। एक स्थानिक में जो हो रहा है, जो कुछ विशेष, उसकी बात पढ़ेंगे। अभी तो शुरुआत हुई है उनकी। अभी तो हमने एक सूत्र पढ़ा है केवल। अनुपशामक और अक्षपक में मिथ्यात्व के समान भंग है, क्योंकि वहां सर्वघाती का संक्रमण चल रहा है। हाँ, सभी में सर्वघाती पड़े हैं। हाँ, उदय में भी है। हाँ। उदय में वो टर्न होके उदय में आ रहे हैं। उदया भावी क्षय ने वो स्वरूप से उदय में नहीं आते। इसको एक नियम हम ऐसा बताएंगे कि सर्वघाती के सारे स्पर्धक सर्वघाती होते हैं, तो देशघाती में दोनों प्रकार के होते हैं। वो तो बता चुके ना। हाँ। वो ध्यान में रखने से ये कंफ्यूजन उड़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, यहाँ देशघाती के संक्रमण की बात चल रही है, प्रकृतियों की नहीं। संज्वलन उन्होंने बता दिए। प्रकृति संज्वलन है, उसमें तो देश सर्वघाती के द्वितीय और चतुर्थ बताया। अभी उसके देशघाती की बात ही नहीं उठाई है। वो कहाँ होता है, एक स्थानिक होता है कि नहीं होता है, उसकी बात तो बताएंगे। अब 23 पृष्ठ पर आए। खबग उवसामगाणम अनुभाग संकमो सवघादी वा देशघादी वा वेठानी वा एठानी वा, उसमें भी लिया इनको।
मात्र क्षपक और उपशामक जीव के उनका अनुभाग संक्रम सर्वघाती भी होता है और देशघाती भी होता है। तथा द्विस्थानिक भी होता है और एक स्थानिक भी होता है। यानी सर्वघाती भी होगा तो कैसा वाला, चतुस्थानिक वाला सर्वघाती नहीं होगा, ये द्विस्थानिक वाला होगा। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, यथा क्षपक और उपशामक जीवों में 4 संज्वलन और पुरुष वेद, इन 5 कर्मों का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट भी द्विस्थानिक और सर्वघाती होता है। इनके उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम क्या होगा? द्विस्थानिक और सर्वघाती, यानी दारू का वो ऊपर का भाग। क्योंकि अपूर्वकरण में प्रवेश करने के प्रथम समय में उसकी उपलब्धि होती है। शायद आपने पढ़ा होगा कि अनुभाग उसका द्विस्थानिक हो जाता है, उसका अर्थ ये है। अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम, ये तो उत्कृष्ट की बात है। हाँ, अब वहां के लिए यानी श्रेणी के लिए अनुत्कृष्ट जो है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट दो ही लेना। उत्कृष्ट कब है? अपूर्वकरण के प्रथम समय में। अनुत्कृष्ट द्विस्थानिक भी होता है और एक स्थानिक भी होता है। जो उत्कृष्ट नहीं है वो सारा अनुत्कृष्ट कहलाएगा। तथा सर्वघाती भी होता है और देशघाती भी होता है। शंका, एक स्थानिक अनुभाग संक्रम कहाँ पर उपलब्ध होता है? ये प्रश्न चिन्ह करो यहाँ पर। द्विस्थानिक और सर्वघाती है, एक स्थानिक देशघाती। हाँ, द्विस्थानिक में वो सर्वघाती वाला दारू समझना और एक स्थानिक में वो लता भाग वाला लेना। एक स्थानिक है। समाधान, क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी में अंतरकरण करके एक स्थानिक अनुभाग का बंध करने वाले जीव के शुद्ध नवक बंध की संक्रमण रूप अवस्था में, देखो संक्रमण की बात है, विभक्ति की नहीं। उपशम में तो वो सारा विभक्ति पड़ी है, वहां पर अनुभाग जो है उपशमित है, वहां तो पड़ा है, उपशम हो गया। परंतु यहाँ हम संक्रमण की बात कर रहे हैं कि जो पुराना था वो तो उपशमित हो गया या जो क्षय हो गया श्रेणी में, और जो नया बंधा है अनुभाग, वो कैसा बंधा है? वहां पर एक स्थानिक अनुभाग का बंध हुआ है। जो बंधा है तो बंधावली के बाद उसका संक्रमण भी होगा, या तो उपशमित होगा या तो क्षय हो जाएगा। तो कह रहे कि एक स्थानिक अनुभाग का बंध करने वाले जीव के शुद्ध नवक बंध की, शुद्ध नवक बंध है ने देखो पहले क्या होगा? अवली काल पहले बंधा हुआ, पूर्व का भी है और वो नया बंधा का, सबका संक्रमण चल रहेगा। और जहाँ अंतिम बंध है उसका एक अवली काल बीत जाने के बाद मात्र नवक बंध का संक्रमण चलेगा। वो एक स्थानिक, पुराना सारा उपशमित हो गया। अभी जो नया नया अंत में बंधा है उसका यहाँ संक्रमण चालू है, तो उसको कहेंगे शुद्ध नवक बंध, यानी मात्र नवक बंध की बात है, अन्य सारा उपशमित है या क्षय हो चुका है। अंतरकरण के पश्चात, क्योंकि हर एक अंतरकरण के बाद पहले पुरुष वेद का, फिर क्रोध का, फिर मान का, फिर माया का, ऐसे अलग अलग पोजीशन पर होगा। परंतु वो कार्य कब होता है? तो अंतरकरण करने के पश्चात होता है। जैसे हमने देखा क्रोध का जो पूर्वबद्ध क्रोध है, वो उपशमित हुआ या क्षय हो चुका, और जो नया बंधा है, मात्र नया बंधा है, उसका जब संक्रमण चलता है तो उसको कहेंगे शुद्ध नवक बंध का संक्रमण। वो कैसा होगा? बंधा ही एक स्थानिक है, तो उसको दो स्थानिक होने का सवाल ही नहीं। तो उस अवस्था में और कृष्टि वेदक काल के भीतर, कृष्टि वेदक काल किसको कहना? देखो पहले क्या थे? स्पर्धक थे। जो संसार अवस्था में नवे गुणस्थान के नीचे जो कुछ है उसको कहेंगे पूर्व स्पर्धक।
अब जब वहाँ विशुद्धि बढ़ती है श्रेणी अपूर्व में, स्पर्धक। तो अपूर्व स्पर्धक तैयार होते हैं। यानी जो मिनिमम पॉसिबल पहला नीचे वाला जघन्य स्पर्धक था अभी तक उसके का, नीचे अपूर्व उससे भी नीचे स्पर्धक। अनुभाग अनंत गुना घटकर अपूर्व स्पर्धक बन जाते हैं। अभी ऐसे और विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, गुणस्थानों में आगे बढ़ता है तो क्या होता है, पुष्टिकरण उसका कृष्टीकरण होता है। 90 गुणस्थान में बातें होती ही है, तो कृष्टीकरण होता है ना। अभी तो वर्गणा थी, अब उसमें कृष्टि होती है। एक कृष्टि से दूसरे में अनंत अनंत गुणा गुणा। वाला डिफरेंस है। ऐसे एक के नीचे एक सारी कृष्टि होती है तैयार। ये तो बादर कृष्टि हुई, तो उसका अनुभाग और घटकर सूक्ष्म कृष्टि हो जाती है। तो यही कहते हैं कृष्टि वेदक। ये तो कृष्टीकरण हुआ, अनुभाग का घटने का जो कार्य हुआ तो कृष्टीकरण हुआ। कृष्टि वेदक यानी इसका उदय चलेगा, उसको कहेंगे कृष्टि वेदक काल। उसके भीतर एक स्थानिक अनुभाग संक्रम उपलब्ध होता है और वहीं पर उसका देशघातीपना पाया जाता है, तब उसको देशघाती कहेंगे। जब वो कृष्टि रूप से हो जाएंगे तब उसको वो देशघाती कहेंगे, क्योंकि वो सत्ता में पड़ा हुआ सारा कृष्टि रूप हो गया है और उसका अभी उदय भी चल रहा है। क्योंकि देशघाती का उदय तो छठे सातवें में था, परंतु सत्ता में सारे वो जिसको कहेंगे उनके लिए जितना कुछ उत्कृष्ट हो सकता था वो भी देशघाती वाला ही है उनके लिए। क्षपणा में जब तक आगे चलकर या उपशमना में देशघातीकरण कहते हैं उसको, सत्ता में पड़ा हुआ अनुभाग भी देशघाती हो जाता है पूरा। तो यहाँ पे ये चार संज्वलन तो बराबर है। पुरुष वेद को भी लिया है तो पुरुष वेद में भी देशघातीपना आ जाता है। इससे खाली देखो क्यों कहा नवक बंध किसमें होगा, स्त्री वेद में होगा कि नहीं नपुंसक वेद उसमें तो दो होगा? में तो होगा ही नहीं। जो बंध रहा है नहीं, पर उसी में यहाँ हो पे रहा है। पुरुष वेद में जो एक- बंध रहा है एक उसमें स्थानिक एक है। स्थानिक बंद हो रहा है, ये बात बताना चाहते हैं। देखो क्योंकि यथासंभव नवक बंध की कृष्टियों के संक्रम के अंतिम समय में वह उपलब्ध होता है। अजगन्य अनुभाग संक्रम एक स्थानिक भी होता है और द्विस्थानिक भी होता है। देखो ये क्षपक और उपशामक में बता रहे हैं, उनमें उत्कृष्ट कैसा है, द्विस्थानिक और सर्वघाती है। और अनुत्कृष्ट क्या है, द्विस्थानिक भी होता है, एक स्थानिक भी होता है। ये उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात अभी हो गई। अब जघन्य अजगन्य की बात करेंगे। जघन्य क्या होगा, देशघाती जघन्य होगा, में जघन्य कहाँ होगा, कृष्टि कृष्टि संक्रम का अंतिम समय में। वो क्या होगा, एक स्थानिक ही होगा। और अजगन्य क्या होगा, एक स्थानिक भी हो सकता है, द्विस्थानिक भी हो सकता है। जो जघन्य नहीं वो सारा अजगन्य कहेंगे। और देशघाती भी होता है, सर्वघाती भी होता है। क्योंकि जिस प्रकार इन कर्मों के अनुत्कृष्ट में इन भेदों की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार वे अजगन्य में भी बन जाते हैं। जैसे उत्कृष्ट कौन सा है तो द्विस्थानिक है, सर्वघाती है। अनुत्कृष्ट सारा जघन्य को भी अनुत्कृष्ट ही कहेंगे ना, तो उसमें द्विस्थानिक भी होगे, एक स्थानिक भी होगे, सर्वघाती भी होगे, देशघाती भी होगे। अब जघन्य अजगन्य की बात। जघन्य वो एक स्थानीय है, देशघाती ही है। और अजगन्य क्या हो गए, देशघाती भी हो गए, सर्वघाती भी हो गए, एक स्थानिक भी हो गए, द्विस्थानिक भी हो गए। इस तरह से क्षपक और उपशमक की बात उठाई उन्होंने। इस प्रकार इनकी संज्ञा विशेष का कथन करके अब सम्यक्त्व के अनुभाग संक्रम की संज्ञा विशेष का व्याख्यान करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये संज्ञा में पहले मिथ्यात्व की 12 कषायों की 8 9 कषायों की संज्ञा बता दी, पीछे शपथ तो उसमें तो सर्वघाती की बात उठाई उन्होंने। अब पुरुष वेद और ये जो 4 है उसमें ही शपक और उसमें सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। तो देशघातीपना यानी वो संक्रमण जब कहेंगे तो सत्ता में पड़ा हुआ का संक्रमण चल रहा है, उदय की बात यहाँ नहीं चल रही है। हमें ऐसा लगता है ना, 6ठे 7वें में उदय है ना उसका, तो वहां सर्वघाती का क्यों संक्रमण बता रहे हैं, क्योंकि उसका सत्ता में है और उसमें से अपकर्षण आदि बात बन रही है उसकी। अब सम्यक प्रकृति पर घटित करेंगे। सम्यक्त्व का एक का आधा करो या दोनों जोड़ कर ले लो।
सम्यक्त्व का ऊपर पढ़ेंगे, सम्मतस्य अनुभाव समूह नियमादेशघाती। वो प्रकृति देशघाती है और उसके पूरे सभी स्पर्धक भी देशघाती ही है। सम्यक्त्व का अनुभाग संक्रम नियम से देशघाती होता है। क्योंकि इसके उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य इन सब भेदों में देशघातीपना देखा जाता है। यानी वो है तो लता और दारू के अनंत विभाग, और वे सभी कैसे देशघाती ही है। अब कहते ए ठाणियो बे ठाणियो वा, तथा वो एक स्थानिक भी होता है और द्विस्थानिक भी होता है। क्योंकि जो नीचे का दारू का अनंतवा भाग है वो तो देशघाती है, उसको हम द्विस्थानिक कहेंगे, और लता वाले को एक स्थानिक कहेंगे। उसका उत्कृष्ट अनुभाग द्विस्थानिक ही होता है, क्योंकि उसमें लता और दारू समान यह दोनों प्रकार का अनुभाग नियम से पाया जाता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम द्विस्थानिक भी होता है और एक स्थानिक भी होता है, क्योंकि जो टॉपमोस्ट नहीं है वो नीचे वाले भी उसमें पाए जाएंगे, दारू वाले और लता वाले भी होंगे, तो द्विस्थानिक और एक स्थानिक भी होता है। क्योंकि दर्शन मोनि की क्षपणा होते समय जब सम्यक्त्व का 8 वर्ष प्रमाण स्थिति सत्कर्म शेष रहता है, तब वहां से लेकर उसका एक स्थानिक अनुभाग देखा जाता है। देखो तब तक नहीं, एक स्थानिक कब होगा? जब 8 वर्ष प्रमाण स्थिति अवशेष रही, तब क्या हुआ था? मिथ्यात्व भी पूरा क्षय होकर इसमें आ गया है और समय मिथ्यात्व भी आ गया है, तब उसके 8 वर्ष प्रमाण स्थिति रहती है। तथा इससे पूर्व द्विस्थानिक अनुभाग का नियम है, यानी एक स्थानिक उसके पहले नहीं बन सकता। जघन्य अनुभाग संक्रम नियम से एक स्थानिक होता है, क्योंकि दर्शन मोनि की क्षपणा करने वाले के उसकी क्षपणा में एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहने पर उसकी उपलब्धि होती है। जघन्य अनुभाग संक्रम एक स्थानिक भी होता है और द्विस्थानिक भी होता है। अजघन्य अनुभाग संक्रम एक स्थानिक भी होता है और द्विस्थानिक भी होता है, क्योंकि दर्शन मुनि की क्षपणा में जब 2 समय अधिक एक आवली काल शेष बचता है, उसको सबको अजघन्य कहेंगे ना। जब आवली प्लस एक समय बचा तो उसका मिनिमम पॉसिबल है, उसके एक समय पूर्व उसको भी अजघन्य कहेंगे। उसके पीछे चले जाओ उल्टे क्रम से तो अजघन्य कहलाएगा। तो दर्शन मुनि की क्षपणा में जब 2 समय अधिक एक आवली काल शेष बचता है, तब वहां से लेकर प्रतिलोम क्रम से, यानी उल्टे क्रम से, अनुलोम यानी सीधा क्रम, प्रतिलोम यानी उल्टा क्रम, उत्कृष्ट अनुभाग के प्राप्त होने तक सब अनुभाग अजघन्य विकल्प रूप से अवस्थित है। यानी वो जो उत्कृष्ट है वो भी अजघन्य कहलाएगा। इस प्रकार सूत्रों का अनुगम करके अब उच्चारणा की प्रमुखता से संज्ञा का विधान करते हैं। यथा प्रकृति में संज्ञा 2 प्रकार की है, घाती संज्ञा और स्थान संज्ञा। घाती संज्ञा अनुगम से निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, 12 कषाय और 8-9 कषायों का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य अनुभाग संक्रम सर्वघाती है। जघन्य भी सर्वघाती में ले लिया उसका। पुरुष वेद और 4 संज्वलन कषायों का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम सर्वघाती है। अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। जब अनुत्कृष्ट कहते हैं तो उसमें जघन्य भी आ गया, इसलिए उसको देशघाती भी लिया। तथा जघन्य अनुभाग संक्रम देशघाती है, तथा अजघन्य अनुभाग संक्रम सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। क्योंकि अजघन्य कहते हो तो उत्कृष्ट तक के सभी विकल्प उसमें हो सकते हैं। सम्यक्त्व का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट
जघन्य और अजघन्य अनुभाग संक्रम देशघाती ही है, क्योंकि उसमें तो उतने ही स्पर्धक पाए जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है मनुष्यनियों में पुरुष वेद का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य अनुभाग संक्रम सर्वघाती ही है। ऐसा क्यों? पुरुष का उदय ही नहीं ना। उदय की कहाँ बात है? देखो पुरुष वेद का जगह जो है ना, देशघाती जो हमने देखा था, कहाँ होता है? श्रेणी में होता है। लास्ट नवक समय प्रबंध की अपेक्षा होती है। श्रेणी में होता है, और श्रेणी में भी शुद्ध नवक समय प्रबंध की बात है। वो पुरुष वेद के होगा। तो जो स्त्री वेद से ही चढ़ता है, उसका स्त्री वेद का उदय जल्दी मिट जाता है। तो उसका जो अंत में पुरुष वेद का बंध हुआ था, पानी रूप से वो तो संक्रमित होता है 6 नौकशाएं, और वो पुरुष वेद सारे संक्रमित होते रहते हैं। परंतु वो पुराने बंधे हुए के साथ ये नवक बंधे मिल जाता है और उसका हो जाता है। पुरुष वेद से ही चढ़ने वाले का उदय अधिक लंबे काल तक है, अंतर्मूर्त प्रमाण अधिक, नवक लग समय प्रबंध। तो उसका नवक बंध जो है वो अकेला रहता है, तो उसका वो जघन्य संक्रमण कहलाएगा, उसमें वो देशघाती होता है। इसकी क्या विशेषता है? स्त्री वेद से ही चढ़ने वाले के पुरुष वेद का तो जब तक उदय है तब तक तो बंध तो हो रहा था, परंतु उसका नया बंधा हुआ और पुराना सत्ता में है, वो एक साथ देशघाती रूप से नहीं, सर्वघाती संक्रमण रूप से वो नष्ट हो जाएगा, पुरुष वेद में संक्रमित हो जाएंगे। इसलिए इसका वो पुरुष वेद का जो शुद्ध नवक बंध का वो है ही नहीं, देशघाती संक्रामक है, वो उसके नहीं होगा। देखो विशेषार्थ, मनुष्य के पुरुष वेद की सत्व विच्छित्ति बताई 6 नौकशांक के साथ ही हो लेती है। इसलिए यहाँ पर मनुष्यनियों में पुरुष वेद का चारों प्रकार का अनुभाग संक्रम सर्वघाती ही बतलाया है। शेष कथन स्पष्ट ही है। चारों प्रकार कहने कौन सा? उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य, अजघन्य। अभी स्थान संज्ञानुगम से निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। जब संज्ञा लिखी तो सर्वघाती, देशघाती इतने शब्द लिए, वहां चतुस्थानिक, द्विस्थानिक ऐसे शब्द, ऐसी संज्ञा नहीं दी थी। अब वो स्थान संज्ञा में उसको बताएंगे। तो निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व 12 कषाय और 8 नौकषायों का उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम चतुस्थानिक होता है। वहां केवल वो सर्वघाती होता है इतना कहा था, अब यहाँ कह रहे हैं चतुस्थानिक होता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम चतुस्थानिक, त्रिस्थानिक या द्विस्थानिक होता है। जघन्य अनुभाग संक्रम द्विस्थानिक होता है, वो कभी एक स्थानिक नहीं हो सकता, ये तो सर्वघाती है। तथा अजघन्य अनुभाग संक्रम द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक या चतुस्थानिक होता है। सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व, 4 संज्वलन और पुरुष वेद का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। सम्यक मिथ्यात्व तो भी लिया था, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व में चतुस्थानिक और त्रिस्थानिक नहीं होते हैं। हाँ। उसकी स्पेशलिटी है, वो तो द्विस्थानिक होगा, भले जघन्य हो या उत्कृष्ट हो, और जघन्य हो या अनुत्कृष्ट हो, वो द्विस्थानिक ही होता है। और घाती संज्ञा में सर्वघाती ही होता है। इसी प्रकार मनुष्य त्रिक में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है। मनुष्य नियों में पुरुष वेद का भंग 6 नौकशायों के समान है। शेष मार्गणाओं में अनुभाग विभक्ति के समान भंग है। विशेषार्थ, स्थान संज्ञा के प्रसंग से अनुभाग को 4 प्रकार का बतलाया है, एक स्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक।
केवल लता के समान अनुभाग को एक स्थानिक अनुभाग कहते हैं। लता और दारू के समान मिले हुए अनुभाग को द्विस्थानिक अनुभाग कहते हैं। दारू और अस्थि के समान मिले हुए अनुभाग को त्रिस्थानिक अनुभाग कहते हैं तथा दारू, अस्थि और शैल के समान मिले हुए अनुभाग को चतुस्थानिक अनुभाग कहते हैं। वहां लता को छोड़ दिया है क्योंकि जहां वो चतुस्थानिक है, मिथ्यात्व में तो लता वाला है ही नहीं है, तो केवल दारू, अस्थि और शैल वाले को भी चतुस्थानिक कह दिया था। लता के समान एक स्थानिक अनुभाग तथा लता और दारू के अनंतवें भाग तक का द्विस्थानिक अनुभाग देशघाती होता है और शेष सब अनुभाग सर्वघाती होता है। पहले मिथ्यात्वादी कर्मों में किस कर्म का अनुभाग किस प्रकार का है इसका विचार कर आए, सो उसे इस विवेचन को ध्यान में रखकर गठित कर लेना चाहिए। हाँ, यद्यपि सम्यक मिथ्यात्व में केवल दारू के अनंतवें भाग प्रमाण मध्य का सर्वघाती अनुभाग ही उपलब्ध होता है, फिर भी उसे उपचार से द्विस्थानिक संज्ञा दी गई है। यानी तो है मात्र दारू वाला, फिर भी उपचार से द्विस्थानिक कहेंगे उसको, उसमें लता वाले बिल्कुल नहीं पाए जाते। इसी प्रकार अन्यत्र सर्वघाती अनुभागों में द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुस्थानिक संज्ञाओं की सार्थकता घटित कर लेना चाहिए। जब कहेंगे वो सर्वघाती है और द्विस्थानिक है, तो उसमें कौन से हो गए? दारू वाले, मात्र दारू वाले, बहुभाग वाले। लता वाले है ही नहीं है, फिर भी लता और दारू की अपेक्षा उसको उपचार से द्विस्थानिक कह दिया है। माना कि इन सर्वघाती अनुभागों में देशघाती की सीमा तक का अनुभाग उपलब्ध नहीं होता, फिर भी जहां दारू का बहुभाग प्रमाण अंत का सर्वघाती अनुभाग होता है, उसकी उपचार से द्विस्थानिक संज्ञा है, उसको ही द्विस्थानिक कह देते हैं। जहां पर यह और अस्थि के समान अनुभाग उपलब्ध होता है, उसकी उपचार से त्रिस्थानिक संज्ञा है, तथा जहां यह पूर्व का दोनों भेद रूप और शैल के समान अनुभाग उपलब्ध होता है, उसकी उपचार से चतुस्थानिक संज्ञा है। ये बात ख्याल में आई? है तो सर्वघाती, उसमें दारू, अस्थि और शैल ही होंगे, फिर भी दारू वाले को द्विस्थानिक कहेंगे, अस्थि वाले को त्रिस्थानिक और शैल वाले को चतुस्थानिक। यहाँ पर लता, दारू, अस्थि और शैल ये उपमावाची शब्द हैं। उपमावाची नहीं, उपमा को बताने वाले। यहाँ जो नरमाई जो है ना, कोमलता, वो नीचे लता में ज्यादा कोमल है, वो ऐसे मुड़ सकते हैं, वैसे आगे आगे वाले कठिन है ज्यादा, जो अपने उपमेय रूप अनुभागों की विशेषता को प्रकट करते हैं। लता, दारू, अस्थि और शैल इनकी उपमा दी है। किसको दी है? स्पर्धकों को दी है, अनुभाग के लिए दी है। तो जिसको उपमा दी जाती है उसको कहेंगे उपमेय, और जिसकी उपमा दी जाती है वो है उपमा। जैसे वो स्त्री को चंद्र के समान उसका मुख है कहेंगे, तो उपमा किसकी दी? चंद्र की। उसमें उपमेय कौन है? वो स्त्री का मुख। सर्वघाती में लता है ही नहीं है, इसलिए जब सर्वघाती की अपेक्षा द्विस्थानिक कहेंगे तो मात्र दारू, सर्वघाती की अपेक्षा त्रिस्थानिक कहेंगे तो दारू और अस्थि, और सर्वघाती की अपेक्षा चतुस्थानिक कहेंगे तो वहां पर दारू, अस्थि और शैल तीन है। अब जब सम्यक प्रकृति की अपेक्षा द्विस्थानिक कहेंगे तो वहां लता भी है और दारू का अनंतवा भाग भी है। तो वो देशघाती है तो वहां लता भी है, वहां पर सर्वघाती में लता है ही नहीं। हाँ, तो ये उपचार से ये उपमावाची और उपमेय रूप अनुभागों की विशेषता को प्रकट करते हैं। स्थान संज्ञा का निर्देश करते समय मिला ना, मनुष्यनियों में पुरुष वेद का भंग 6 नौकशायों के समान कहा है। सो इसका आशय इतना ही है, मनुष्यनियों में पुरुष वेद का
लता के समान एक स्थानिक अनुभाग नहीं उपलब्ध होता। कारण निर्देश हम घाती संज्ञा के प्रसंग से विशेषार्थ में करके आए हैं, शेष कथन सुगम है। ख्याल में आई ये बात? क्या कहना चाहते हैं? मनुष्यनियों में पुरुष वेद का जो एक स्थानिक नहीं होता, अनुभाग नहीं पाया जाता, जैसा पुरुष वेद के उदय से ही श्रेणी चढ़ने वालों के पाया जाता है, क्योंकि वहाँ शुद्ध नवक बंध की अपेक्षा एक स्थान का बंध होता है और उसका संक्रमण होता है, तब की बात है। स्त्री वेदी के उदय सहित भी पुरुष वेद का ही बंध होगा, परंतु उसका जो बंध हुआ है वो पुराने कर्मों के साथ पहले संक्रमित हो जाता है, वो शुद्ध नवक बंध वहाँ उपलब्ध नहीं होता। इसलिए अब सर्व संक्रम, नो सर्व संक्रम, उत्कृष्ट संक्रम, अनुत्कृष्ट संक्रम, जघन्य संक्रम और अजघन्य संक्रम का भंग अनुभाग विभक्ति के समान है। ये सर्व ने सभी जो उत्कृष्ट तक के सभी है उसको सर्व कहेंगे, सभी नहीं है तो नो सर्व कहेंगे, सर्व और नो सर्व। उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की बात हमने बहुत बार देखी, अभी जघन्य अजघन्य को भी देख लिया। अब सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मिथ्यात्व, आठ कषाय, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य अनुभाग संक्रम क्या सादी है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है, क्या अध्रुव है? तो कहते हैं सादी और अध्रुव है। सभी लिए उसमें उत्कृष्ट भी, अनुत्कृष्ट भी, जघन्य भी, अजघन्य भी, सादी और अध्रुव लिए। यहाँ पे जघन्य भी, जघन्य तो शादी होता ही है। हाँ। अजघन्य के लिए क्यों लिया शादी? जो उत्कृष्ट होता है तभी नहीं, जघन्य हो जाता, अजघन्य के लिए शादी वो श्रेणी में से उतरते समय श्रेणी में ले लिया उसको। उसमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट चेंज होते रहते हैं, इसलिए उसको शादी लिया है। 8 कषाय और 9 कषायों का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य अनुभाग संक्रम सादी और अध्रुव है, तथा अजघन्य अनुभाग संक्रम सादी आदि चारों भेद रूप हैं। आदेश से सब अनुभाग संक्रम सर्वत्र सादी और अध्रुव है, क्योंकि मार्गणा ही सादी होती है, तो उनमें ये जो पाए जाएंगे वो भी सादी होगा। ये मिथ्यात्व में कैसा सादी वाला लिया उन्होंने? मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग संक्रम सादी तो है, वो समझ में आता है। मिथ्यात्व में जघन्य जगह एक इंद्रिय में होगा, जघन्य अनुभाग संक्रम, इसलिए उसको सादी अनादि दोनों लिया। अच्छा, ऐसे ही लेना पड़ेगा ना। बात सही है। वो उसके क्षपना में भी इतना जघन्य नहीं होता जितना हाँ, मुझे अभी याद आया। देखो विशेषार्थ पढ़ेंगे। मिथ्यात्व अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम कादाचित है, यानी कभी उत्कृष्ट होगा कभी अनुत्कृष्ट होगा, इसलिए उसको कादाचित कहा। इसलिए तो ये दोनों यहाँ पर सादी और अध्रुव कहे गए हैं। तथा मिथ्यात्व और 8 कषायों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग संक्रम भी कादाचित कहे हैं। ये 8 कषायों का भी सपना में होगा कि एक इंद्रिय में होगा? सपना में होगा तो हम फिर दोबारा उसको शादी में नहीं ले सकते थे। हाँ, तो ये भी एक इंद्रिय में लेना पड़ेगा। निकालो निकालो, उत्तर प्रकृति निकालो। अनुभाग में उत्तर प्रकृति,
देखो ये मिथ्यात्व कसाय का का तो यहाँ निकला पर वो आगे के स्वामित्व मिला हमें। 163 162 161 मैंने निकाला, अभी आगे निकालती हूँ। हाँ, सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्त जीव जब मिथ्यात्व के अनुभाग सत्कर्म का घात कर देता है तो उसके मिथ्यात्व का जघन्य अनुभाग पाया जाता है। वो क्षपणा में नहीं है, यहाँ पर ले लिया, हत समुत्पत्ति में लिया। आगे कहते 164 पर इस प्रकार 8 कषायों के जघन्य अनुभाग सत्कर्म का स्वामी कहना चाहिए। वो भी एक इंद्रिय में सूक्ष्म लग हाँ, गया वो था। मैं एक इंद्रिय में लिया। क्योंकि उसमें कारण बताया था अंतरकरण किए बिना जो कर्म नष्ट होते हैं उनका अनुभाग सत्कर्म जो है वो सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के अनुभाग सत्कर्म से बहुत ज्यादा है, अनंत गुना ज्यादा है। हाँ? रूल है, जो कर्म अंतरकरण के पश्चात नष्ट होते हैं, उसका क्षय हो जघन्य जाता वहाँ है, पे हो जाएगा। तो उनका तो जघन्य वहां पाया जाएगा। हाँ, अंतर के बाद, क्योंकि वहां इतना सारे अनुभाग कांडघात वगैरह हो जाते हैं। देखो उसका विशेषार्थ में और भी बताया है। उदय प्राप्त प्रकृति के नीचे और ऊपर के निषेकों को छोड़कर अंतर्मूर्त प्रमाण बीच के निषेकों को, पेज 164 है विशेषार्थ में पढ़ रहे हैं। विशेषार्थ। अभी जो हम देख रहे हैं पुस्तक 5वीं, मैं अभी जो पढ़ रही हूँ 165 पर पढ़ रही हूँ विशेषार्थ। नहीं 164 पे पढ़ रहे हैं ना, उदय प्राप्त प्रकृति नीचे ऊपर के नीचे पे। हाँ, 164 का विशेषार्थ वो बाद में पढ़ूंगी मैं। 165 का, 164 का ही पढ़ रही हूँ अभी। देखो उदय प्राप्त प्रकृति के नीचे और ऊपर के निषेकों को छोड़कर अंतर्मूर्त प्रमाण बीच के निषेकों को अपने स्थान से उठाकर नीचे और ऊपर के निषेकों में क्षेपण करने के द्वारा उनके अभाव कर देने को अंतरकरण कहते हैं। तो हमें मालूम है ना अंतरकरण ने क्या करना, उदय से लेकर कुछ निषेक छोड़ दो, उसके बीच वाले वहां उसका घात हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं। इस अंतरकरण काल में जो अंतर करने का जो प्रोसेस है उस काल में हजारों अनुभाग कांडक घात होते हैं। यह अंतरकरण हुए बिना ही जिन प्रकृतियों का विनाश होता है उनका क्षपणा काल में जितना अनुभाग पाया जाता है उससे सूक्ष्म एकेंद्रिय में अनुभाग का घात कर चुकने पर कम अनुभाग पाया जाता है। यानी उसके पश्चात जिनकी क्षपणा होती है उनका तो एकेंद्रियों से कम होगा, परंतु 8 कषायों का एकेंद्रिय में और घात ज्यादा होता है। यहाँ इतना नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ मिथ्यात्व और 8 कषाय। अपने विशेषार्थ पर आना 26 पेज पर। देखो तीसरी लाइन, मिथ्यात्व और 8 कषायों के जघन्य और अजघन्य अनुभाग संक्रमण भी कादाचित है। उनका जघन्य हमने देखा एकेंद्रियों में, यानी वो जिसको हत समुत्पत्ति कहते हैं। साथ ही सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों प्रकृतियां भी कादाचित हैं। प्रकृतियां ही कादाचित हैं, होगी तो होगी, नहीं तो नहीं भी होगी। इसलिए यहाँ पर इनके जघन्य और अजघन्य अनुभाग संक्रम भी सादी और अध्रुव कहे गए हैं। अब रही शेष प्रकृतियां, सो इनके भी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रम कादाचित को होने से उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट में तो सादी और अध्रुव लगाएंगे। सादी और अध्रुव जान लेने चाहिए। 4 संज्वलन और 9 नौकषायों का जघन्य अनुभाग संक्रम अपनी अपनी क्षपणा होते समय जघन्य अनुभाग संक्रम के काल में होता है और इसके पूर्व अजघन्य अनुभाग संक्रम होता है। इसलिए तो अजघन्य अनुभाग संक्रम अनादि है।
तथा उपशम श्रेणी में उपशांत दशा में यह संक्रम नहीं होता और उसके बाद गिरने पर होने लगता है, इसलिए इनका अजगन्य अनुभाग संक्रम सादी है। अनादि क्यों है? क्योंकि अनादि से चला रहा है, अनादि है। उपशम श्रेणी में रुक जाता है फिर शुरू होता है, इसलिए सादी भी है उसकी अपेक्षा। बहुव्यों की अपेक्षा वो ध्रुव और उल्टा हुआ। बहुव्यों की अपेक्षा अध्रुव होना। ऊपर क्या उल्टा ही लिखा है क्या? दुआ दुवाणम दुवीय निर्देशो हो गए ना, आदि से ना विशेषार्थ में बताया। बहुव्यों की अपेक्षा पहले ऐसा लिखो, अबहुव्यों की अपेक्षा ध्रुव और बहुव्यों की अपेक्षा अध्रुव है। कैसे भी करो। समझ में? अबहुव्यों में तो होता ही रहेगा, इसलिए ध्रुव है, और बहुव्यों में तो मिट जाने वाला है, इसलिए अध्रुव है। इस प्रकार इन 13 प्रकृतियों का अजगन्य अनुभाग संक्रम सादी आदि 4 रूप बन जाने से वह 4 प्रकार का कहा है, और इनका जगन्य अनुभाग संक्रम क्षपणा काल में ही होता है, इसलिए वह सादी और अध्रुव कहा है। ये बात ख्याल में आई? इसी प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्क का जगन्य अनुभाग संक्रम पुनः संयोजना होने पर, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था। ये यहाँ पे 4 प्रकार का कहा है और उनका जगन्य अनुभाग संक्रम सपना काल में ही होता है, इसलिए सादी है, क्योंकि जगन्य अनादि से नहीं था। हाँ। और नष्ट होने वाला है, इसलिए अध्रुव है। हाँ? तो अनंतानुबंधी का जगन्य अनुभाग संक्रम कब होता है? पुनः संयोजन होने के एक आवली के बाद द्वितीय आवली के प्रथम समय में होता है। विभक्ति कहेंगे तो संयोजना होने पर, परंतु यहाँ संक्रमण की बात है, जगन्य अनुभाग, तो वहाँ नया बंध हुआ है और आवली के पश्चात उसका संक्रमण होगा, तो वहाँ जगन्य अनुभाग है उसका। इसलिए यह भी सादी और ध्रुव कहा है। हाँ? ध्रुव कैसे? अध्रुव। अध्रुव चाहिए। ऊपर लिखा था ना 8 कषाय और 9 कषाय। मिथ्यात्व के साथ 8 कषाय रखे, और यहाँ 8 कषाय ने संज्वलन और अनंतानुबंधी रखे। वो कैसे? सादी और अध्रुव तथा विसंयोजना होने के पूर्व तक इन चारों का अजगन्य अनुभाग संक्रम अनादि होता है, और पुनः संयोजन होने पर जगन्य के बाद वह सादी होता है। जगन्य हुआ ना, संयोजना होने पर जगन्य हो गया, उसके बाद क्या कहलाएगा? अजगन्य। तब वो अजगन्य को क्या कहेंगे? सादी। कौन सा जीव है? भव्य जीव, जिसने विसंयोजना के बाद संयोजना की है। तो जब तक विसंयोजना नहीं की थी तब तक तो अनादि का था। तथा भव्यों की अपेक्षा अध्रुव और अभव्यों की अपेक्षा वह ध्रुव होता है। इसलिए ये हो गया समय। इन चारों प्रकृतियों के अजगन्य अनुभाग संक्रम को भी सादी आदि के भेद से 4 प्रकार का कहा है। शेष कथन स्पष्ट है, यही रुक गए। जावानी के ज्ञानते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। अश्विन नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सब्बसावणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सब्बसावणम। नमोरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सब्बसावणम।